Hello everyone, welcome to the session on arithmetic progression part 06। इस सेशन में मैं आपको पिछले क्लास में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और इस क्लास के एंड होने पर मैं आपको कुछ नए होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। मैं अभी आपको मिक्स कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। मैंने आपको लगातार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कराए हैं और मैंने अब इसको एक प्लेलिस्ट में बना दिया, तो आप लगातार वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो फॉर्मुलेज हैं, सारे जो लॉजिक है वो देख सकते हो और आप अपनी कैट या एसएससी की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बहुत मजेदार सेशन जिसमें हम आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग कैट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद प्रीवियस 2 होमवर्क क्वेश्चन और उसके बाद मैं आज आपको कुछ और मिक्स कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे किए थे? आप लोग अपने आंसर को कमेंट में जरूर दिया करो। इट सेज दैट 76 प्लस 72 प्लस 68 अप टू सो ऑन टिल n terms. This is the question and this sum is given as 736 and we have to calculate, find the sum of all possible values of n. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि sum of all possible values of n? तो यहां पर आपको एक चीज नोटिस करोगे इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत इजी दिख रही होगी कि यार इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है वो 76 है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4 बिकॉज वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और जब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आते तो यहां पर एक बहुत मजेदार लॉजिक होता है। पहले उस लॉजिक को समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर अ सीरीज लाइक 20, 15, 10 एंड देन 5, देन 0, देन -5, लेट्स से वी कंसीडर दिस सीरीज। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सम ऑफ दिस सीरीज इज 45, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सम ऑफ दिस सीरीज इज 45, तो मैंने इस 45 सम के लिए कितनी टर्म्स ली होंगी? मेरा यही तो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में कि भाई मैंने अगर सम करना है 45, टू मेक सम 45 मैं इस सीरीज की कितनी टर्म्स लूंगा। चलो चेक करते हैं। अगर मैं इन 3 टर्म को लेता हूं, इफ वी कंसीडर 3 टर्म्स का सम, इट विल बी 20 प्लस 15 प्लस 10, इट विल बी 45। चलो आपका मतलब हो गया सम 45 लेने के लिए वी नीड 3 टर्म्स। अच्छा, क्या कुछ और भी हो सकता है? अच्छा, इफ वी कंसीडर 6 टर्म्स सम, इट विल बी 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 0 और -5। इसका सम भी 45 आएगा। तो हमें ये समझ में आया कि यार मेरे पास इस क्वेश्चन में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 वैल्यू पॉसिबल फॉर n इन विच सम इज 45। किन किन? देखो 3 टर्म का सम, इफ आई कंसीडर दीज 3 टर्म्स एंड देन इफ आई कंसीडर दीज 6 टर्म्स, सम विल बी 45। इट मींस 3 टर्म के बाद जो अगली 3 टर्म्स हैं जिसमें हम 3 और 6 ले रहे हैं, इन टर्म का कंबाइंड सम 0 होगा, जो कि 0 आ रहा है। तो मतलब यहां तक 45, यहां तक भी 45। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन में अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो देयर मे बी चांसेस कि देयर मे बी 2 value possible whose sum gives you 736 in this case। यहां पर मैंने आपको छोटे एग्जांपल से बताया। नाउ कंसीडर दिस सेम कंडीशन इन दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 76, कॉमन डिफरेंस आ गया d, तो हम निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो दिस विल बी n by 2a 76 प्लस n minus 1 into d minus 4 and this sum is 736, right? Now 2 cancel कर दो यहां पर, it will be n और it is 76 minus 2n plus 2, it is 736। अच्छा, now ये हो जाएगा n और 78 minus 2n। अच्छा, एक चीज और करते हैं यहां पर, हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं। दिस इज 39, दिस इज 1 और ये हो गया 2 3 जा 2 6 जा और 2 8 जा।
So finally, if we multiply this n inside, it will be 39n minus n square is equal 368. Now take all value this side, n square minus 39n plus 368. अब यहां पर स्टूडेंट्स, आप लोग बच्चा क्या गलती कर सकते हो, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ n, राइट। हम n की दो वैल्यू निकालेंगे बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे n की दो वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट है? आप कहोगे नहीं है सर, बिकॉज व्हाट वी नीड फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से देयर आर टू वैल्यूज ऑफ n, n1 and n2, and their sum is given by minus b upon a. So no need to go further. We can simply say कि यार इस क्वेश्चन में हमारे पास b आ गया -39, राइट। हमारे पास b कितना आ जाएगा? -39, ओके, and a is 1. So what we'll do, we will write -39 by 1. It will be 39. So sum of two possible value will be 39. अच्छा, ये तो मेरा एक तरीका हो गया to get value of sum of values of n. अच्छा, यहां तक तो हमारा हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू मुझे निकालने को आ जाए कि भाई फाइंड दोज वैल्यू, तो हम ये देख सकते हैं कि नाउ 368 के ऐसे फैक्टर, हमारा क्वेश्चन यहां पर हो गया। दिस इज अवर आंसर, नो नीड टू गो फर्दर। बट थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि यार नहीं सॉल्व ही करना है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक, वी विल मेक सच फैक्टर ऑफ 368 whose difference is 39. It is what whose sum is 368, right? Whose sum, because यहां पर देखो प्लस आ रहा है, तो हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका सम 368, जिसका सम 39 आए। तो इसके फैक्टर होंगे 368 के ऐसे फैक्टर होंगे 23 into 16, इनका सम 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 368। तो वी कैन से कि आवर वैल्यूज आर 23 एंड 16। अब आप यहां पे समझना इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि सम ऑफ 16 टर्म एंड सम ऑफ 17 एंड 23 विल बी 0, तभी तो दो टर्म का सम हमारा सेम आ रहा है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 39। आपको करना ऐसे ही है। देखो, वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट लास्ट क्लास होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। अब ये आसान क्वेश्चन था, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये मेरा लास्ट क्लास का एग्जाम्पल क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन था। नाउ इट सेज दैट सम ऑफ m terms is given by 3m square plus 4m and we have to calculate sum of find its nth term. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए थे। नाउ वी विल डिस्कस बोथ द मेथड 1. We will first calculate, we will first put m as 1. It will give you s1 is equal 3 plus 4 7. अच्छा, सम s1 का मतलब होता है वन टर्म का सम। तो मैं कह सकता हूं यहां पर t1 is 7, इससे मेरे पास फर्स्ट टर्म 7 आ गई। नाउ इफ वी पुट m as 2, यहां से आएगा s2। नाउ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 8, इट इज 20। अब यहां पर आपको समझना है दिस 20 इज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दिस 20 इज सम ऑफ टू टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 आ गई, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम दिस इट विल गिव यू 13 विल बी अवर सेकंड टर्म। अच्छा, नाउ पुट m3, तो दिस विल बी s3, इट इज 3 3 9 9 3 जा 27 और 12, इट विल बी 39। अच्छा, अब ये जो मेरे पास 39 आया, दिस इज सम ऑफ 3 टर्म्स एंड 20 आया सम ऑफ 2 टर्म्स। तो थर्ड टर्म क्या होगी? 19। अब आपकी सीरीज क्या आ गई? नाउ योर सीरीज विल बी 7 13 एंड 19 सो ऑन। अब आप कह सकते हो सर दिस इज एन AP with first term 7, common difference 6. So we have to calculate its nth term. It will be A plus n minus 1 into D. It will be A is 7, n minus 1, D is 6. So this is 6n plus 1. Our answer will be 6n plus 1. B is the answer. Achha, this is method 1. But we can solve this question using another approach जो मैंने आपको last class में discuss भी किया था. Now, other approach to attempt question like this is method 2. In this case, if we have to calculate Tn, it is nothing but Sn
माइनस एस एन माइनस वन। अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म चाहिए, मुझे माना सेवंथ टर्म चाहिए, ये जो मैंने यहां पे किया था, जैसे T2 चाहिए था, तो T2 मैंने क्या किया, S2 माइनस S1 ही तो किया था। यहां पर मैंने S3 माइनस S2 किया था। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म चाहिए तो उन टर्म तक का सम और उससे एक टर्म पीछे का सम अगर मैं माइनस करूंगा तो इट विल गिव अस दैट पर्टिकुलर टर्म। तो मेरे पास हो गया Sn माइनस Sn माइनस वन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Sn, इट विल बी 3n स्क्वायर। देखो जहां जहां m है वहां पर मैं n रख दूंगा, प्लस 4n माइनस 3 माइनस, इसको ऐसे करते हैं 3n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस वन। जिन बच्चों को थोड़ा सा वेरिएबल लेके प्रॉब्लम होती है दे कैन सॉल्व लाइक दिस, बट जिन बच्चों को वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं दे कैन अटेम्प्ट लाइक दिस। नाउ दिस विल बी 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n माइनस 4, राइट। इट इज 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n माइनस 4, 3n स्क्वायर प्लस 4n। अब देखो ये तो हो गया माइनस 3n स्क्वायर, ना माइनस 6n प्लस 4n विल बी प्लस 2n और प्लस 1, राइट। तो देखो 3n स्क्वायर कट गया, 2 4 6n प्लस 1। दिस इज अगेन द सेम वैल्यू विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द मेथड 1। अब आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। If you are comfortable with this variable condition, you can go with this. If you are comfortable with putting the value of S1, S2, S3, you can attempt this question in this way. तो ये तो हो गया मेरा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। आप लोग if you want to excel in this chapter, आप लोगों को आंसर हर क्लास के बाद जरूर देना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए, प्रैक्टिस करिए, गलत होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सही करोगे। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले मिक्स कॉन्सेप्ट की तरफ। हम आपको कराते हैं आगे के मिक्स कॉन्सेप्ट। अब मोस्ट प्रोबेबली ये और अगला सेशन लास्ट सेशन होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन वी विल स्टार्ट विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एल्जेब्रा का पार्ट है, प्रोग्रेशन का पार्ट है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो आज हमको अब सॉल्व करना है। इट सेज दैट देयर आर 30 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द सेकंड एंड थर्ड टर्म आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। द सेकंड एंड थर्ड टर्म आप याद रखिए, क्वेश्चन में कोई भी वर्ड दिया होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी शायद जहां पर कि हमें ए या डी में मल्टीपल वैल्यूज आ रही होंगी। वी विल सेलेक्ट दोज वैल्यू फॉर विच सेकंड एंड थर्ड टर्म विल बी इंटीजर एंड दोज आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। चलो ये बात आगे देखेंगे। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इक्वल ट्वाइस द रेशियो ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। अच्छा ये बोल रहा है कि सम ऑफ, इट सेज दैट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज ट्वाइस रेशियो ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसा हम जानते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल एज्यूम दैट फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, राइट। नाउ S20, this will be 20 by 2, 2a plus 19d, and it will be 10 by 2, 2a plus 9d, and this is twice. T2 will be a plus d and T1 will be a. अच्छा देखो ये 2 कैंसिल हुआ, 10 से 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो what we have finally, we have 2a plus 19d divided by 2a plus 9d is equal a plus d and a। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न आ गया, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गई, बट कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ वैल्यू एंड a इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 9d यहां होगा। बस एक स्टेप थोड़ा लेंदी जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नाउ इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस 19ad। नाउ अब ये 2a पहले इसमें होगा तो इट विल बी 2a स्क्वायर 2ad प्लस 9ad प्लस 9d स्क्वायर, राइट। दिस विल बी द मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। अब आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दिस 2a स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड। अच्छा 19ad एंड दिस इज 9ad कम्स दिस साइड। अच्छा दिस इज 2ad,
So 9 to 11 and this value comes this side 8 AD. So we got one important condition is this. देखो 11 और 19 8 AD is equal 9D square. So we can say कि यार ये D cancel हो गया और we can say A upon D will be 9 by 8. A upon D will be 9 by 8. अच्छा, अब यहां पर आपको ये कंफर्म हो गया कि A and D will be multiple of, right, will be multiple of 9 and D, right? अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बाद में इस चीज को यूज करेंगे. Let's say we have to calculate first term which of the following can be. अच्छा, can be की बात कर रहा है, sum of 30 terms, because ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि which of the following can be the sum of all its term, और टोटल टर्म्स कितनी दे रखी है 30 टर्म्स. तो हमें 30 टर्म का सम की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद 30 by 2 2a plus 29d. this is what we need. It is 15. Okay, now what we can do from this, we can say a is 9x and d is 8x. तो हमारी सीरीज क्या होगी? देखो ध्यान समझना, हमारी सीरीज क्या होगी? Our series will be a plus d, a plus 2d and so on. यही तो होगी. जरा a का मान रखो 9x और d का मान 8x. This is 9x, 9 8 17x और 16 plus 9 25x and so on. अच्छा, ये दोनों डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं. इंटीजर होना मतलब x will be 1 2 3 and so on. x 1 से स्टार्ट होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 1 एंड देन 2 3 4. अब इसका अप्रोच हम यहां पर क्या लेंगे? सो नाउ 2a, a को मैंने माना था 9x, इट विल बी 18x प्लस 29 इंटू 8x, राइट? इट विल बी 15, 18x प्लस 72 और 232x, राइट? इट विल बी 15 इंटू 250x, राइट? तो 3750x. अच्छा, नाउ वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ x. वी विल पुट x1 s 30 टर्म्स विल बी 3750. दिस इज वन पॉसिबल वैल्यू. अच्छा, इफ वी कंसीडर x2, s30 विल बी, इसको डबल कर दो 7500 and so on. We will put the value of this x as 1 2 3. We will get our answer. अच्छा देखो, हमारे पास 3750. अच्छा, उसके बाद सारे ऑप्शन छोटे हैं. वी कैन से आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन. नो नीड टू गो फर्दर, हमारा आंसर इसी से आ गया. बिकॉज हमारे ऑप्शन आपने देखे कि हमारे ऑप्शन में जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो लार्जेस्ट वैल्यू है 3750 एंड विद दिस वैल्यू वी गेट बाय पुटिंग x इज 1. तो हमारा आंसर हो गया x. इस केस में सम ऑफ 30 टर्म्स विल बी 3750. डिड यू गेट दिस पॉइंट? अच्छा, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी बुक से, मेरी बुक मैथमेटिका वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन है सारे, मैथमेटिका वॉल्यूम 2 अलजेब्रा की बुक के क्वेश्चन है. इसके अलावा आपको अगर किसी भी बुक से कोई प्रॉब्लम, किसी मॉक टेस्ट से, किसी भी कोचिंग का आप कैट का मॉक टेस्ट देते हो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन दैट टेलीग्राम चैनल, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the sum of all possible areas of a right angle triangle? All sides are integer where one side is equal to 60 and all the sides form an arithmetic progression. This is a theta question. Now try this question. वीडियो को यहां पर पॉज कर लो और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे हम यूज करते हैं, और बिकॉज दिस इज आस्किंग फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, कैसे यूज करते हैं आप लोग खुद से ट्राई कर लो, फिर हम इसका आंसर बताते हैं. दिस इज अ थीटा क्वेश्चन एंड बी स्मार्ट. मुझे बताइएगा कि आप कितने बच्चों का आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया था. नाउ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? ऑल साइड्स आर इंटीजर वेयर वन साइड इज इक्वल टू 60 एंड ऑल द साइड्स फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर ये एपी की बात करता है, मैंने आपको थर्ड क्लास में, एपी के थर्ड क्लास में बताया था, इफ वी हैव टू सेलेक्ट 3 टर्म्स इन एपी, तो हाउ टू सेलेक्ट? वी विल सेलेक्ट टर्म्स आर a माइनस डी, a and a plus d. ठीक है? एंड बिकॉज इन दिस केस वी आर एज्यूमिंग कि दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट. तो अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है,
तो लार्जेस्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, तो इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी a प्लस डी होल स्क्वायर. दिस विल बी द कंडीशन. नाउ सॉल्व दिस. a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad plus a square will be a square plus d square plus 2ad. Now this a square d square will be cancelled and 2ad comes this side. A square will be 4ad, a will be 4d. अब आप क्या करो, इस जगह पर हम a की जगह 4d पुट कर देते हैं, तो हमारी सीरीज बन जाएगी 3d, 4d, 5d. तो these are our possible sides and these are in AP. हमने जो A आया हमारा वो 4D के इक्वल आ गया, तो हमारे पास सीरीज में साइड्स ये हो गए. अब देखो ध्यान देना, बिकॉज इन दिस केस इट इज सेइंग कि वेयर वन साइड इज इक्वल टू 60. अभी 60 कौन सी साइड हो सकते हैं? देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी. केस 1 हमारे पास 3A 4D 5D, तो लेट्स से 3D विल बी 60, इट गिव्स यू D विल बी 20. अगर D 20 आ गया, अच्छा ध्यान रखना, इन दिस केस एरिया क्या होगा? एरिया विल बी, बिकॉज 3D 4D 5D, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में कंफर्म है कि ये 5D होगा. इट माइट बी 3D और 4D. अगर ये 3D तो ये 4D होगा. अब इसका एरिया क्या होगा? हाफ 4D इंटू 3D, इट विल बी 6D स्क्वायर. दिस विल बी द एरिया, राइट? दिस विल बी द एरिया. अब हमें अगर D का मान मिल गया 20, सो एरिया इन दिस केस विल बी हाफ नहीं 6D स्क्वायर. यही तो होगा. 6 इंटू 400 कितना हो गया? 2400. दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरिया, राइट? अब हम लेते हैं केस 2. व्हेन 4D इज 60, भाई हमसे बोल रहा है कि कोई एक साइड 60 है, तो लेट्स से दिस सेकंड साइड 4D is 60. नाउ इफ 4D is 60, D will be 15, then area will be, is this 6D square? 6 into 15 square 225. 6 5 ja 30, 15 1, 1350. This is second area condition. अच्छा, अब हम लेते हैं केस 3. When last side 5D is 60, so D will be 12. Then area in this case, area will be 6D square, right? 6 into 12 square, it is 6 into 144. तो ये जाएगा 6 4 जा 24, 24 6 864. So these are three possible values of area. और मुझसे पूछ रहा है उन all possible area का सम पूछा है, all possible value. तो 2401 वैल्यू, 1350 सेकेंड वैल्यू एंड आखिरी में हमारे पास है 864. तो इट विल बी 4 6 5 11 1 9 12 4 16 1 4 6 1 4. दिस विल बी अवर आंसर. ये इतना इस काम आपको अपने कमेंट में जो आपका स्पेस प्रोवाइडेड होगा वहां पर करना है. सो डिड यू गेट दिस पॉइंट कि किस तरह से क्वेश्चन वर्क करता है, हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्क्स, राइट? तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर कैट प्रिपरेशन. कैट के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत तेज करने पड़ेंगे. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सही कर पाए थे, राइट? अगला क्वेश्चन. नाउ इट सेज दैट Sn represent the sum of first n terms of an arithmetic progression and it is Sn is 10 to the power 10 n square plus 10 to the power 4 n. Then the common difference of the arithmetic progression in that order will be, right? इसका arithmetic progression का common difference क्या हो सकता है? देखो हम क्या करेंगे, now we will put, दो तरीके ले सकते हैं हम लोग and I will consider both the case. Method 1, मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों केस बताऊंगा किस तरह से वर्क करते हैं, राइट? If we consider method 1, तो in this method 1 we will put n as 1, n as 2, right? So when we consider n as 1, sum of one term will be 10 to the power 10 plus 10 to the power 4 and this is nothing but t1. This is nothing but t1. And if we consider n2, h2 will be, देखो अब जहां जहां n है वहां पे 2 रख दो, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4.
दिस इज T2। अब इस मेथड में, अच्छा दिस इज सम ऑफ टू टर्म्स, राइट। अच्छा अगर मुझे निकालना है सेकेंड टर्म, दिस इज S2 माइनस S1, तो S2 इतना है, S1 इतना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 2 इंटू 10 टू, इसको इधर कर देते नीचे, इट इज 4 इंटू 10, S2 है 10 टू द पावर 10 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस, दिस इज T1 S1 10 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा 4 1, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 4, दिस इज अवर T2। नाउ वी नीड D। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस D इज T2 माइनस T1। नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज T2, दिस इज T1, इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 4 माइनस 10 to the power 10 minus 10 to the power 4, right? It will be 2 into 10 to the power 10, but this is the common difference, 2 into 10 to the power 10. Answer will be C option. This is one method. This is one way of doing this, right? This is one way of doing like this. अच्छा अब हम देखते हैं इसका second approach क्या हो सकता है. What can be the second way of solving this type of question? Now, method 2. What we need? We need D. और हम जानते हैं D होता है T2 माइनस T1। अच्छा T2 क्या होता है? इट इज S2 माइनस S1 और T1 होता है S1, तो ये हो गया S2 माइनस 2S2, S2 माइनस 2S1, S1। अच्छा S2 कितना हो गया? यहां पर 2 रख दो, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10, ये हो गया 10, दिस इज 10, 4 इंटू 10 टू द पावर 10 और 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 2S1। तो यहां पर जब S1 रखूंगा तो हो जाएगा, ये तो 1 हो गया दोनों, ये हो गया 10 टू द पावर 10, 2 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस, क्योंकि जब बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, इट विल बी 10 टू द पावर 4 ट्वाइस। तो देखो ये कट गया इससे, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 10। तो मैंने आपको आज ऐसे 2 क्वेश्चन करा दिए, हमारे पास दोनों केस में आंसर आ रहा है C ऑप्शन। डिड यू गेट दिस पॉइंट? राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन Z 2016। इट सेज दैट x 17 3x minus y square minus 2 and 3x plus y square minus 30 are 4 consecutive terms of an increasing arithmetic sequence. The sum of the 4 number is divisible by. अब इस क्वेश्चन की थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए? It says that it is an increasing arithmetic progression. With this statement, it is saying कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज सेइंग इंक्रीजिंग। अच्छा दूसरी बात, वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो आप जरा इस क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन करो, इफ यू एड ऑल दीज वैल्यू, देखो x सिंगल बार 17 3x माइनस वाई स्क्वायर, इधर प्लस वाई स्क्वायर, व्हेन वी एड दीज नंबर्स, सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट x प्लस 17 प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30। तो जब क्वेश्चन करते हो ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लिया करो। व्हेन वी एड दीज नंबर, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, एक प्लस एक माइनस, तो बचेगा मेरे पास क्या, x 3x 4x प्लस 3x 7x और 32 17 माइनस 15, दिस व्हाट वी नीड। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये ऑब्जर्वेशन तो हो गया कि वी नीड, फाइनली व्हाट वी नीड वैल्यू ऑफ x, हमको x चाहिए, कुछ भी करके x चाहिए। अब वो x कहां से आएगा? तो मुझे ये बोल रहा है कि दे आर इन AP, ये AP में है। अब अगर ये AP में, तो AP का हमें लॉजिक पता है, इफ वी कंसीडर, अच्छा इसमें ना हमारे पास y को एलिमिनेट करना विल बी द की। इस क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करना की होगा। अब वो y कैसे एलिमिनेट होगा वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन से कि यार ये जो 3 टर्म्स हैं, अगर ये 3 टर्म्स AP में, आपको पता होगा, मैंने बताया भी है पिछली क्लासेस में, इफ ABC इन AP देन ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म 2B इज इक्वल सम ऑफ 2x3। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है
किसी शायद आई थिंक प्रीवियस क्लास में बताया है, 2b बराबर a प्लस सी। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन गेट टू वेरिएबल टू इक्वेशन, राइट। तो मैं इन तीनों में लेता हूं 1 2 3, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल मतलब 34 इज इक्वल सम ऑफ टू एक्सट्रीम x प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 36 इज इक्वल 4x माइनस वाई स्क्वायर, इट इज इक्वेशन 1, राइट। अच्छा, सेकंड कंडीशन में इन दोनों से ले लेता हूं, इन तीनों से लेता हूं, आखिरी तीन से, तो ये मिडिल हो गया। अब तो सेकंड कंडीशन के लिए व्हाट वी कैन डू, अब ये मिडिल हो गया तो इसका डबल ट्वाइस ऑफ दिस, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं 6x माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 4 विल बी सम ऑफ टू वैल्यूज 17 प्लस 3x प्लस y स्क्वायर माइनस 30, राइट। नाउ इफ वी टेक दिस 2y स्क्वायर दिस साइड, 3x this side, right, and it will be 6x minus 3x और it will be 3y square। और देखो ये जो 17 था ये और माइनस 13 और ये हो जाएगा माइनस 9, और व्हाट वी कैन से, वी कैन टेक दिस 9 दिस साइड, 3x प्लस 9 इज इक्वल 3y स्क्वायर। तो y स्क्वायर यहां से आ जाएगा x प्लस 3। नाउ मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। Now I can put this y square value in this, so we'll get x. Now put कर दो, अब मैं y का मान यहां पर रख रहा हूं, मेरे पास y स्क्वायर आ गया x प्लस 3, put this value 36 is equal 4x minus x minus 3, this will be 33 is equal 3x, x will be 11। हमारे पास x की वैल्यू 11 आ गई, हमारे पास x कितना आ गया, x will be 11। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, ये ना 3 इधर के प्लस होगा तो ये जगह 39 है ना, इट विल बी 13। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 13। नाउ इफ वैल्यू ऑफ x इज 13, तो यहां पर जरा पुट कर दो, सम विल बी 7 इंटू 13 माइनस 15, 91 माइनस 15, तो सम ऑफ दीज 4 टर्म्स विल बी 76। नाउ व्हाट वी नीड, इट सेज दैट द सम ऑफ the 4 number is divisible by, तो ये जो 5 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा वैल्यू इसको डिवाइड करेगी। तो नाउ लेट चेक विद द ऑप्शंस। नाउ इन दिस केस D2 will divide yes, 3 will not divide, 5 will not divide, 7 no, and E11 is not. So we can say कि only 2 will divide with the given option। इसको डिवाइड करने वाले सेवरल वैल्यूज होंगी, 2 होगा, 4 होगा, 19 होगा, बट ऑप्शन के हिसाब से यहां बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ द 4 नंबर डिविल बाय, ऑप्शन के हिसाब से केवल ए ऑप्शन 2 है वो इसको डिवाइड करेगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अब आपको जो लेवल है वो कैट लेवल चल रहा है, वी कैन से इट इज अबव कैट लेवल। अगला क्वेश्चन, नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो भी मैंने अभी क्लास में क्वेश्चन कराए हैं। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करो, 1-2 मिनट लो इस क्वेश्चन को समझने में, एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट। नाउ इट सेज दैट रिक्शा इन ए सिटी ए चार्जेस ₹16 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड देन 45 पैसा फॉर एवरी सब्सिक्वेंट 100 मीटर। रिक्शा इन सिटी बी चार्ज ₹14 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड देन 35 पैसा for every subsequent 100 meter. What is the difference between the distance that one need to travel by rickshaw in each city such that the fares are the minimum possible equal natural number? Now ये important है, equal natural number मतलब जो fares होगा ना, वो fare जो होगा minimum possible होगा, right? Now in this case हम अगर first city को देखते हैं, if we consider city A, यहां पर पहले किलोमीटर में वो 16 रुपीज चार्ज करता है, बट उसके बाद वो 45 पैसा फॉर एवरी 100 मीटर। तो मेरे इस क्वेश्चन में हमको समझना होगा कि 445 को मैं कितना मिनिमम से मिनिमम मल्टीप्लाई करूं सो दैट इट विल बिकम अ होल नेचुरल नंबर। और साथ में मुझे ध्यान रखना है किलोमीटर की बात कर रहा है, सारे ऑप्शन नॉर्मल नेचुरल नंबर है, तो ये 100 मीटर में मुझे ऐसा गुना करें कि वो होल नंबर बन जाए, इधर भी होल नंबर बन जाए, ठीक है। मुझे दोनों को होल नंबर नेचुरल नंबर बनाना है, क्योंकि 45 पैसा इन टर्म्स ऑफ रुपीज इट विल बी फ्रैक्शन। अब हम क्या देखेंगे, अगर मैं इसको
मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 45 पैसा इंटू 20, इट विल बी 900 पैसा और ₹9, ठीक है। और किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 100 मीटर इंटू 20 मतलब 2000 मीटर और 2 किलोमीटर। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, देखो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि वो पहले किलोमीटर में अगर वो डिस्टेंस कवर करता है, इफ अ पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर अगर चलता है पहले सिटी में तो ही विल गिव 16 रुपीज। अब अगले 2 किलोमीटर, तो अगर वो टोटल 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ही विल पे हाउ मच, ही विल पे 16 रुपए ये प्लस 9 रुपए ये, मतलब 25 रुपीज ही विल पे। अब अगले 2 किलोमीटर मतलब टोटल 5 किलोमीटर चलेगा, ही विल पे 16 ये और 9 2 जा 18 तो 34, ही विल पे 34। 7 किलोमीटर में ही विल पे 43 एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो पहली बात, हमने इस क्वेश्चन में आपको ये बताया कि यार हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है ना पैसे और मीटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू गेट मिनिमम वैल्यू, वी शुड मल्टीप्लाई इन बोथ द वैल्यूज 45 पैसा एंड 100 मीटर सो दैट बोथ वैल्यू विल बिकम नेचुरल नंबर, राइट। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू विल बी 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर वो पहले सिटी ए में 1 किलोमीटर जाता है ही विल पे 16, फिर 3 किलोमीटर जाता है तो 25, फिर 5 किलोमीटर तो 34, 7 किलोमीटर 43, मतलब 16 पहले किलोमीटर, फिर हर 2-2 किलोमीटर में वो 9 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट सिटी। अच्छा, अब सिटी बी की बात करते हैं। इफ वी कंसीडर सिटी बी, सिटी बी में बच्चा क्या हो रहा है, इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं। सिटी बी की बात करते हैं, तो सिटी बी में 1 किलोमीटर के लिए ही विल गिव 14 रुपीज एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट 100 मीटर पे वो दे रहा है 35। तो यहां भी आपको 20 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 7 रुपीज फॉर एवरी 2 किलोमीटर। मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 20 से, इट विल बी ₹7 फॉर एवरी 22 किलोमीटर। तो अगर वो यहां पर चलता है सिटी बी में 1 किलोमीटर, ही विल गिव 14 रुपीज। अगर वो चलता है 2 किलोमीटर और मतलब 3 किलोमीटर टोटल, तो 14 यहां पर, 7 यहां पर 21, फिर और चलता है 5 किलोमीटर तो 7 और 28, 7 किलोमीटर ही विल पे 35 एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट एपी। यहां पर हमारी एक एपी बन गई जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म 16 है, कॉमन डिफरेंस 9 है। यहां पर एपी बन गई जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म 14 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। अब यहां तक तो हमने एपी वाला काम कर लिया, बट आगे क्या, आगे क्या ये बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस दैट वन नीड टू ट्रेवल बाय रिक्शा इन ईच सिटी सच दैट द फेयर आर द मिनिमम पॉसिबल इक्वल नेचुरल नंबर। तो इनके जो फेयर्स है ये 14, 21, 28, 35 ये इक्वल हो। अब ये इक्वल कहां होंगे, तो अब हो सकता है देखो यहां पर 43 हुआ, हम और आगे जाएंगे तो किलोमीटर बढ़ता जाएगा, एक पोजीशन आएगी जिसमें कि दोनों सीरीज, देखो मेरे पास 16, 25, 34, 43 एक सीरीज आ गई, यहां भी 14, 21, 28। तो एक पॉसिबिलिटी आएगी कि किसी एक स्टेज पर जाके दोनों की वैल्यू, किलोमीटर वाली वैल्यू, सॉरी फेयर वाली वैल्यू मिनिमम इक्वल हो जाए। क्योंकि हम अगर ऐसा कहते हैं कि वी हैव टू इक्वेशंस, जरा इसको समझो बात को। मेरे पास एक सीरीज है 16, 25, 34, 43 एंड सो ऑन। दूसरी सीरीज है 14, 21, 28 एंड 35 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल इक्वल अमाउंट नेचुरल नंबर, मिनिमम पॉसिबल इक्वल नेचुरल नंबर। तो इस सीरीज को जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, देयर विल बी सेवरल कॉमन टर्म्स। इस सीरीज में भी और इस सीरीज में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म्स आएंगी, बट सबसे पहली कॉमन टर्म मुझे ढूंढनी है। तो अब हमारा मेन एम हो गया इस दोनों क्वेश्चन में हमको पहली कॉमन टर्म ढूंढनी है, राइट। डिड यू गेट माय पॉइंट कि भाई मुझे यहां पर पहली कॉमन टर्म ढूंढनी है। देखो आप इस लैंग्वेज को समझो, वो कह रहा है कि फेयर आर द मिनिमम पॉसिबल इक्वल नेचुरल नंबर। तो मतलब ये जो मेरे पास नीचे ना 16 रुपीज, 25 रुपीज है, ये फेयर्स है। तो पहले तो हम देखें कॉमन क्या होगा। अब कॉमन करने का तरीका क्या है, आइदर वी कैन कंटिन्यू दिस सीरीज, दोनों में कंटिन्यू करते कहीं ना कहीं तो कॉमन आएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है बहुत जल्दी हो सकता है बहुत लेट आए, नो आइडिया। तो देखो भाई एक तरीका समझते हैं, पहले मैं इसको लिख के देखता हूं।
है ना। मैं लिख के देखता हूं कि कहां पर ये पॉसिबिलिटी आती है मेरे पास कि इक्वल आ जाता है। तो देखो 40, ये तो 35 है ना, इसमें 7 ऐड करते हैं 42, अभी बराबर नहीं होगा। 42 के बाद 49, अच्छा 56, 63, अब इसको बढ़ाते थोड़ा सा, 43 यहां 9 बढ़ेगा, 52, 61, अभी भी बराबर नहीं हो रहा है। 63 के बाद 70 होगा, यस 70 हो गया बराबर, देखो दिख रहा है 70 70 बराबर हो गया। तो यहां पर मुझे समझ में आया इस सीरीज का 1 2 3 4 5 6 7th टर्म विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th टर्म, राइट। आप ऐसे कर सकते थे, यू कैन चेक लाइक दिस, आप ऐसे कर सकते हो। बट एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, एक तरीका इसका ये हो सकता है, देखो इसकी nth टर्म क्या होगी, 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 9, तो दिस इज 16 प्लस 9n माइनस 9 और इट इज 9n प्लस 7, दिस इज nth टर्म ऑफ दिस फर्स्ट सीरीज। इसका फर्स्ट टर्म 14 है, कॉमन डिफरेंस 7, इसकी mth टर्म क्या होगी, 14 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी 7, तो दिस इज 14 प्लस 7m माइनस 7 और इट विल बी 7n प्लस 7m प्लस 7, ये इसकी mth। अब मुझे दोनों को बराबर करना, तो इन दोनों को बराबर कर दो, 9n प्लस 7 इज इक्वल 7m प्लस 7, तो 7 कट गया, इट विल बी n अपॉन m विल बी 7 अपॉन 9, मतलब ऊपर वाली सीरीज की 7th टर्म, उसके बाद ध्यान रखना फर्स्ट मिनिमम टर्म 7th इसकी 9, अगली 14 इसकी 18, अगली 21 27, बट मेरे पॉसिबिलिटी मुझे चाहिए मिनिमम पॉसिबल नेचुरल नंबर, तो 7 9 लूंगा, इसकी 7th टर्म इसकी 9th टर्म विल बी इक्वल होंगी, राइट। तो मेरे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। हम ये कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, जब टर्म बहुत आगे जाके बराबर आ रही हो। अगर हमको 7वीं 8वीं 10 तक मिल गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वी विल यूज दिस अप्रोच टू गेट अवर फर्स्ट कॉमन टर्म, राइट। चलो भाई, अब हमारे पास ये समझ में आ गया इस सीरीज की 7th टर्म, तो जो 7th टर्म लिखते हैं इसकी कौन सी होगी, हमने कितनी टर्म लिख दी है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। मुझे समझ में आ गया फर्स्ट सीरीज की 7th टर्म, तो दिस इज 1 2 3 4, अच्छा अगला होगा 9, ये हो जाएगा 43 52, अगला होगा 11, ये हो जाएगा 61, और अगला होगा 11 किलोमीटर, फिर अगला होगा 13 किलोमीटर, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर, ये मेरा कॉमन हो गया। तो जब ये 70 रुपी पे करेगा तो ही विल कवर 13 किलोमीटर। यहां आ जाते हैं, यहां पर मुझे 9th टर्म चाहिए थे ना, यहां पर मुझे 9th टर्म चाहिए थे ना, चलो देखते हैं इसकी 9th टर्म कौन सी होगी। वैसे पता है इसके बाद आप यहां भी एपी लगा सकते हो, इसकी 9th टर्म निकाल सकते हो, 1 3 5 7, 9th टर्म निकल जाएगी इसकी भी आसानी, लेकिन कर लेते हैं। अगला होगा 35 के बाद 42, यहां हो जाएगा 9, अगला होगा 49, ये हो जाएगा 11, अगला होगा 56, ये हो जाएगा 13, नेक्स्ट होगा 63, ये हो जाएगा 15, नेक्स्ट होगा 70, ये हो जाएगा 17। तो इसका मतलब व्हेन देयर फेयर्स आर मिनिमम इक्वल नेचुरल नंबर, then distance covered in city A will be 13 and in city B will be 17. So their difference will be 17 minus 13 or 4 kilometer. Answer of this question will be D option. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। It is possible कि ये क्वेश्चन Z वगैरह में आ सकता है, बट कॉन्सेप्चुअल दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कितने लोग जब मैंने क्वेश्चन समझाया आपको तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज किए। देखो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ हाउ टू कैलकुलेट कॉमन टर्म्स किसी भी सीरीज। देखो ये 2 सीरीज थी, मुझे इसका कॉमन टर्म ढूंढना एक टास्क था इस क्वेश्चन में, और दूसरा टास्क ये था कि कैसे हमने इसको नेचुरल नंबर बनाया, ये कैसे नेचुरल नंबर बना। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कि कमेंट में लिखे कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया। अच्छा, अब लगभग एपी कंप्लीट हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा। अब आप कहीं से भी ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन करते हो, वेदर इट इज मॉक टेस्ट, आपकी किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो, मेरी बुक है तो उसमें तो आपको सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके पास कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। लेकिन याद रखिएगा, वंस यू आस्क एनी क्वेश्चन, जब भी आप कोई डाउट पूछो तो लिख देना डाउट फॉर कैट, ठीक है। ये मत, क्योंकि वो जो मेरा चैनल है उसमें बैंकिंग के स्टूडेंट भी हैं,
तो बैंकिंग के स्टूडेंट डाउट पूछते हो, जब अगर आप कैट के स्टूडेंट डाउट पूछते हो तो उनका मैं वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा। तो आप जब भी डाउट पूछते हो तो याद रखिए, लिख देना कि दिस इज फॉर कैट या आई एम कैट स्टूडेंट, प्लीज क्लियर माई डाउट। अब मैंने आपको बहुत कुछ समझाया, अब मेरा काम है आपसे कुछ पूछना। मैं भी आपसे कुछ चीज पूछता हूं तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। दिस इज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करिए एंड सॉल्व करिए, मेहनत करिए। एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं आप लोगों के। एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चन, राइट इज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर कर देना अपने सर्किल में जहां पर आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके टेलीग्राम चैनल हो या कहीं भी, आप उनको शेयर कीजिए जिससे बच्चे इस क्लास से फायदा ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।